Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts, class 12, English medium, and this is the unit number 7, dissolution of partnership firm. In the previous videos, we have understood the meaning of partnership dissolution and the dissolution of partnership firm. We have differentiate both of them, and we have discussed the method of dissolution. In the previous video we have understood the legal provisions for the partnership firm for dissolution. Let's continue with the new topic. Let's start. Students, we were here in the last video. We have completed this one as well as this one. We shall continue from the number 4. तो नंबर 4 पे क्या है देखते हैं. लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ. पहले तो हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं वो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा. इसमें देखो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है बी में लीगल एंड अदर प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन. तो मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन हम क्लियर कर चुके हैं. लीगल एंड अदर प्रोविजंस में हम फॉर लॉस ऑफ अ फर्म, अगर फर्म का लॉस हो तो उसके साथ कैसे डील करना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है. लाइबिलिटीज़ ऑफ फर्म एंड पर्सनल लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स. अगर फर्म की लाइबिलिटीज़ हो या पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ हो, पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और थर्ड नंबर पे और लास्ट में हमने देखा था पार्टनर्स लोन टू फर्म. अब हम देखेंगे पार्टनर्स वाइफ्स लोन, लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ. अब आप लोग बोलोगे सर पार्टनर अगर लोन देता हो या पार्टनर की वाइफ लोन देती हो तो बात तो एक ही घर से पैसा आ रहा है. एक्चुअली में हस्बैंड जो है वो उसका एक ही घर होता है, बराबर. वो उसका मतलब जहाँ वो रह रहा है फ़िलहाल, अगर वो अपने अकाउंट में से या फिर अपने बिजनेस में से या कहीं से भी लोन का अरेंजमेंट करता है तो वो पार्टनर्स की लोन होती है. वाइफ जो होती है, वाइफ हस्बैंड से भी पैसे ले सकती है और वाइफ के पास खुद का स्त्री धन भी होता है. स्त्री धन मतलब जो मायके से लेकर आती है अपने पिता से, मम्मी से, बराबर अपनी फैमिली से. मीन्स वो जहाँ बचपन से पली पड़ी है वहाँ से अगर मान लो मम्मी पापा से या पर्सनल अगर उसके पास पैसा है, वो पर्सनल पैसा अगर उसने हस्बैंड के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एज ए लोन प्रोवाइड किया है तो हम देखेंगे तो हस्बैंड की वाइफ हुई. हस्बैंड की वाइफ मतलब हस्बैंड तो पार्टनर है, तो हस्बैंड की वाइफ जो है थर्ड पर्सन हुई, थर्ड पार्टी हुई. तो उसमें पार्टनर की लोन नहीं होगी, ये पार्टनर्स वाइफ्स लोन है, बराबर. किसी पार्टनर के वाइफ की लोन है. तो देखो क्या है इसमें. थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसको देख सको. अब दिख रहा होगा. इफ़ वाइफ ऑफ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म फ्रॉम हर पर्सनल फंड, दिस लोन विल बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एंड विल बी रिडीम्ड अकॉर्डिंगली. थर्ड पार्टी का हम जो पेमेंट करते हैं, ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन आएगा, इसके नीचे ही क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, बिज़नेस को शट डाउन करने की प्रोसेस है, तो उसको किस तरह से पे आउट किया जाता है. फर्स्ट में क्या पेमेंट होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या बचता है, तो उसके पहले जो है पेमेंट करने की पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला है तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा. फ़िलहाल ये समझ लो कि पार्टनर जो होता है वो पर्सनली बिजनेस से अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है, बराबर. बाकी जितने भी लोग हैं इंटरनल मैटर्स को छोड़ दो तो बाहर का कोई भी पर्सन हुआ, इवन द वाइफ ऑफ पार्टनर इज़ ए थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी होता है. थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस के बाहर के लोग, तो उनको पेमेंट पहले करना पड़ता है. वो पूरी प्रोसेस बताता हूँ. तो अगर आपको बोला हो कि लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए थर्ड पार्टी. और थर्ड पार्टी का पेमेंट जैसे करते हैं वैसे ही वाइफ की लोन का पेमेंट करेंगे. अब आता है नंबर 5 नंबर, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. ये तो हम देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी था और अभी डिस्कस किया था कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होता है और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होता है. Liability of partners is unlimited. If a partner or partners becomes insolvent, solvent partners are responsible to pay the dues of the firm from their personal property. अगर मान लो किसी पार्टनर ने
होगा 3-4, मान लो सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स, देयर आर 4 पार्टनर्स, वन ऑफ 4 पार्टनर्स, उन चारों में से किसी एक का दिमाग घूम गया, पागल हो गया बराबर। तो पागल हो गया मतलब बिजनेस से रिलेटेड उसने बहुत ज़्यादा देवा कर लिया है और इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, वो कुछ भी पेमेंट नहीं कर सकता है। तो अब क्या होगा, उसके नाम पे जितना उसने देवा करके रखा है धंधे के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। उसका पेमेंट किए बगैर काम चलेगा नहीं। तो उसका पेमेंट करेगा कौन? तो उसका पेमेंट समझदार पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर हैं बराबर। तो पागल वो हुआ है, उसको इंसॉल्वेंसी मिली, इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर किया, तो बाकी के तीनों तो काम कर रहे हैं ना, एक्टिव है ना, तो उन तीनों को इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड ही और सी इज़ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। मीन्स किसी और ने भी किया है तो भी उसको आपको पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स रिपीटेडली, यू कैन चेक द बोर्ड पेपर्स बराबर। तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। थोड़ा इसको मैं, सॉरी गायब हो गया, वापस लेकर आते हैं, डोंट वरी, जस्ट अ सेक। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फर्म। अब क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फर्म मीन्स फर्म की जितनी भी असेट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर हम उनको सेल कर देते हैं, तो सेल करेंगे तो पैसा रियलाइज होगा मतलब पैसा आएगा। मनी विल बी रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग द असेट्स। असेट को सेल करने के बाद पैसा आएगा, तो उस पैसे का हम करेंगे क्या? तो डिसोल्यूशन कर रहे हैं, बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, तो वो पैसा वहीवट करना पड़ेगा उसका, कि भाई जिसको देना है उनको पहले दे दो। तो किसको पहले देना पड़ेगा, क्या पेमेंट करना है, क्या कैसे करना है, तो इसकी पूरी प्रोसेस आपको दी हुई है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तो ये 6 नंबर का पॉइंट है, एक ये दिया सी करके, जनरल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन। तो इसके अंदर भी आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। मीन्स अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फर्म ऐसा कुछ पूछा जाता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है। जनरल प्रोसीजर फॉर ऑफ डिसोल्यूशन अगर ये पूछा जाता है तो भी आपको यही पॉइंट लिखने हैं। तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पहले है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे भी बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ, लीगल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो हमको पे करने पड़ते हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो पेमेंट करना पड़ता है। वैसे ही बिज़नेस का अगर शट डाउन कर रहे हो, बिज़नेस को क्लोज़ कर रहे हो बराबर हमेशा के लिए, उसको डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपको लीगल एक्सपेंसेस, जो भी लीगल प्रोसेस है बिज़नेस को शट डाउन करने की, तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सेकेंड नंबर पे, तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड में है नेक्स्ट, लाइबिलिटीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज आर पेड। थर्ड पार्टी मतलब पार्टनर्स को छोड़कर, बिजनेस के जो ओनर्स हैं, बिजनेस के ओनर्स को छोड़कर जितने भी लोग हैं, ऑल द पर्सन्स एक्सेप्ट पार्टनर्स और ओनर ऑफ द बिजनेस, उनको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है, इवन देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था, लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ, पार्टनर की वाइफ की लोन है तो वो भी थर्ड पार्टी में हुआ। तो जितना भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने के बाद जितने भी थर्ड पार्टीज है उनका पैसा पे आउट कर दिया जाता है। उनका पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट, लोन ऑफ पार्टनर्स पेड। लोन ऑफ पार्टनर्स बोला, लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ नहीं बोला, पार्टनर्स वाइफ तो थर्ड पार्टी में आ जाता है। उसके बाद थर्ड पार्टी का पेमेंट करने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो किसी पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दी हो, किसी पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दी हो, तो उस पार्टनर की लोन पे आउट की जाती है बराबर। पहले क्या था? सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद थर्ड पार्टी पेमेंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन, अगर फिर भी बच जाता है, फाइनली कैपिटल एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर रिडीम्ड। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट।
इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स जो हैं तो हर पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो कैपिटल अकाउंट नहीं तो उसका करंट अकाउंट होगा, तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट उनका जो भी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस बोला भाई ये सारे पार्टनर्स के इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इतना इतना बनता है, तो जितना बनता होगा वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सबसे पहले वो कैपिटल और करंट अकाउंट को चेक किया जाता है कि एक्चुअली में अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग उनका कितना बनता है, उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, बराबर। फिर भी अगर पैसा बचता है तो उसका इलाज ये रहा, ई नंबर। इवन इफ एनी सरप्लस रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट्स ऑन इन डी, surplus will be distributed among all the partners in their profit loss sharing ratio। तो कैपिटल और करंट अकाउंट का पेमेंट करने के बाद अगर सरप्लस रहता है तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में उसको क्या करेंगे, पे आउट कर दिया जाएगा। तो दिस वाज द जनरल प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन। सबसे पहले क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे किया जाता है। सेकेंड नंबर पर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे की जाती है। फिर पार्टनर्स की लोन आती है, पार्टनर्स की लोन के बाद में आता है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट, फिर भी बच जाता है तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको तो मैं आपको बोल चुका हूँ, ये ऊपर वाला ही इसका आंसर है, फिर भी देख लो। व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड एट द टाइम ऑल द असेट्स आर सोल्ड, द पेमेंट इज मेड इन mentioned order, बराबर। ड्यू टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म विल बी क्लोज, तो सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट सारे क्लोज हो जाएंगे, पर ये डिसोल्यूशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, बराबर। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है, बराबर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में दिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, मैंने बोला और ये सामने आ गया। तो चलिए हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन जो है उसमें क्या आता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल असेट्स ऑफ फर्म्स आर सोल्ड, लाइबिलिटीज आर पेड फ्रॉम द रियलाइज्ड इनकम। ये तो पता चल गया। सबसे पहले डिसोल्यूशन होता है तो क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, सारी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर देते हैं। सोल्ड आउट करने के बाद जो भी पैसा आता है लाइबिलिटी पेमेंट की जाती है, बराबर। इफ सरप्लस रिमेन्स, कैपिटल इज रिडीम्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। टू इनकॉर्पोरेट कंप्लीट प्रोसीजर द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर गिवन। सब कुछ कर दिया जाता है, बराबर। पहले पैसा आएगा, फिर पैसा जाएगा, फिर भी अगर बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिडीम कर दिया जाएगा। रिडीम करना मतलब कैपिटल, जितने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो भी होगा उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, बराबर। अब ये जो है डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड वाइल द डिसॉल्विंग द फर्म। फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, तो पहला आता है रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। सेकेंड नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ़ एनी, अगर किसी पार्टनर ने लोन दी हो तो अकाउंट बनाने का, लोन नहीं दी हो तो नहीं बनाने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, बराबर। लास्ट में आता है कैश और बैंक अकाउंट। देयर आर 4 अकाउंट्स विच आर, फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ वन इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। इसमें ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी शॉर्ट नोट के ऊपर पूछा जाता है। इसमें शॉर्ट नोट्स मतलब आपको 6 to 8 पॉइंट्स लर्न करने रहेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप पेपर्स चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे पहले इसका मीनिंग, एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज नॉन एज रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी को पे करोगे तो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, बराबर। और ये जितनी भी प्रोसेस करनी पड़ेगी तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी ना। तो टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द
डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, स्पेशल अकाउंट इज ओपनड, एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया इसका मीनिंग। टू क्लोज असेट एंड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग केस बैंक अकाउंट आर ट्रांसफर टू लाइव रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यहाँ लिखा है टू क्लोज असेट एंड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैश बैंक अकाउंट, मीन्स सारे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। ऑल द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सारे अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, सिर्फ कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब कैश और बैंक अकाउंट जो होता है उसको हम क्लोज नहीं करते हैं। अब ये जितने भी अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं कहाँ लेके जाएंगे, तो सारे के सारे अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बराबर। तो इनके ट्रांसफ़र की एंट्री भी बाद में देखेंगे अपने, पर ये जितने भी अकाउंट है, असेट का हो लायबिलिटी का हो, सारे अकाउंट शट डाउन करके क्लोज करके सीधा हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। आगे आता है सब्सिक्वेंटली अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री है। अगर मान लो देखो डिसोल्यूशन हो रहा है, बराबर, डिसोल्यूशन हो रहा है, जस्ट ए सेक, मान लो अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन में आपको असेट सेल करनी पड़ेगी। असेट सेल करोगे, प्रॉपर्टी सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो जनरल एंट्री क्या करने वाले हो उसकी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे कि नहीं करोगे, और क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो सर असेट को सेल किया है, असेट इज़ गोइंग आउट, असेट गोज़ आउट, तो ये एक्चुअली में असेट क्रेडिट होनी चाहिए ना, नहीं बेटा, इसमें असेट जो है क्लोज हो जाएगी, उसका अकाउंट हम शट डाउन करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके होंगे। तो जब भी हम असेट को सेल करेंगे, तो उसकी एंट्री रहेगी कैश बैंक अकाउंट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सब्सिक्वेंटली द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ असेट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. Payment of liabilities is debited to realization account and credited to cash account. लाइबिलिटीज़ को भी हम क्या कर चुके होंगे, शट डाउन क्लोज डाउन, उसका अकाउंट क्लोज कर चुके होंगे। तो लाइबिलिटी पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और कैश जा रहा है, बराबर, कैश इज़ गोइंग आउट, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ये देखो हमने असेट को सेल करने की एंट्री कर ली, लाइबिलिटी को पे कर लिया, बराबर। तो पैसा आया पैसा गया, अब बचेगा ना कुछ, तो बचेगा, मतलब उसको बोलते हैं डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। दिस डिफरेंस इज अलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट इज credited to their capital account, loss is debited to their capital account। तो जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट जाने चाहिए। सबसे पहले असेट को ट्रांसफ़र करो, क्लोज करने की एंट्री होगी, फिर उसको सेल करने की एंट्री होगी, लाइबिलिटी क्लोज करने की एंट्री होगी, और लाइबिलिटी को पे आउट करने की एंट्री होगी, बराबर। तो सेल और पे आउट करने के बाद पैसा बचता है तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। टू इनकॉर्पोरेट अबोव मेंशन रिसोल्यूशन रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये सब कुछ करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उस अकाउंट को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। द स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज गिवन सब्सिक्वेंटली। इसका स्पेसिमेन भी दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट का, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो देखो बाद में क्या दिया हुआ है, बाद में दिया होगा तो बाद में देखेंगे, अभी क्यों देखें। चलो ये टोटल 4 अकाउंट्स है, तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला है पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, बराबर, थोड़ा जूम आउट कर दो, हाँ अब देख सकते हो आप। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैनी टाइम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस पर्पस पार्टनर्स प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस।
बहुत सारे पार्टनर्स, मान लो 3 to 4 पार्टनर्स आर रनिंग अ फर्म, 3 से 4 पार्टनर मिलकर चलाते हैं। कभी कभार बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक आध पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा हो तो वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, किसी और से लोन लेनी नहीं है, मैं कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पार्टनर अगर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके प्रोविजंस क्या होने चाहिए? At the time of dissolution of a firm, partners' loan are repaid prior to the redemption of capital of partners. Thus, at the time of dissolution, partners' loan accounts are also prepaid when loan is provided by the पार्टनर्स। तो मैंने आपको बताया था पूरी प्रोसेस क्या है। थर्ड नंबर पे पार्टनर की लोन पे आउट की जाती है। फर्स्ट नंबर पे क्या था? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सेकंड नंबर पे क्या था? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। और थर्ड नंबर पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट था, बराबर। तो पार्टनर्स ने अगर लोन दी होगी तो हमको पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड नंबर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। अगर पार्टनर्स है, पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल में ऐसा है कि अगर तुम्हारा धंधे में से पैसा लेना निकलता है तो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, और आपको देना पड़ेगा तो आपका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस का एंड करोगे, डिसोल्यूशन करोगे, उस टाइम पर अगर मान लो आपका पैसा लेना निकलता है, बोले भाई मैंने कैपिटल दिया है, मेरा इंटरेस्ट, मेरा प्रॉफिट, ये सब कुछ मिला के मुझे इतना बनता है, तो आपका वो जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट बैलेंस बताएगा, और अगर आपको देना निकलता है तो डेबिट बैलेंस बताएगा। Earlier detailed study of partners capital account current account is undertaken chapter 1 में। at the time of dissolution partners capital is redeemed after the payment of all the liabilities। इसको तो आपने लास्ट में पे किया था। सारी प्रोसेस ख़त्म करने के बाद डिसोल्यूशन के अगर पैसा बचता है तो कैपिटल अकाउंट को पे आउट किया जाता है। कैश बैंक अकाउंट। Since firm is dissolved, all transactions are done in cash form or through bank account. Cash bank is not transferred at the realization account। रियलाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ कैश या बैंक से हो रहा है। या तो चेक से पेमेंट करोगे या कैश पेमेंट करोगे, या तो चेक से पेमेंट आएगा या फिर कैश से पेमेंट आएगा, बराबर। तो कैश बैंक को हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। वी नेवर ट्रांसफ़र कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेंबर दिस। All cash receipt and payments are recorded in this account. At last, surplus is paid to the partners। ठीक है, सरप्लस मतलब जो भी लास्ट में बचता है वो पार्टनर्स का पेमेंट कर दिया जाता है उसमें, ठीक है। जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट्स। तो डिसोल्यूशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पे जो भी जर्नल एंट्रीज है वो सारी जर्नल एंट्रीज हमको करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ इसकी। तो चलिए अभी तो कर सकते हैं अपने। तो ये जो एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको रिकन्स्ट्रक्शन वाला चैप्टर है ना, उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, बराबर, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी। रिमेंबर, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये जितने भी थे इन सबको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मीन्स मैंने आपको बोला था जिसका बैलेंस डेबिट है तो उसको क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको मैं याद दिला देता हूँ। तो बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। लाइक क्या क्या आता है उसमें देख लो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एट्सेट्रा। तो ये जितना भी दिया है इन सभी को हम क्या करेंगे, क्लोज डाउन करेंगे, आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इसकी जनरल एंट्री आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। देखो एक्चुअली में इनका ओरिजिनल बैलेंस जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन सभी का ओरिजिनल बैलेंस जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अकाउंट का रूल क्या है, जो अकाउंट डेबिट है उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट है, अगर उसको हम क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट कंपल्सरीली करना पड़ेगा, तभी वो क्लोज हो जाएगा। और जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको क्लोज करना तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा, बराबर। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फंड कोई भी फंड हो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है।
वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखा हुआ प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। तो इन सभी का क्रेडिट बैलेंस था तो हमने सभी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बराबर। और ये सब कुछ कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये रिकंस्ट्रक्शन में मैं आपको इलस्ट्रेशन मैंने करवाया था, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लेना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। अब लॉस हो तो लॉस की एंट्री भी बता देता हूँ। लॉस होगा तो उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और ये डेबिट होता है इसका बैलेंस, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट। लिखा हुआ है बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो आगे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से जो है आपकी डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री से वो स्टार्ट होती है, बराबर। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है वो सारा आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है, बराबर। यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने आपको, यहाँ से लॉन ऑफ पार्टनर्स वाइफ, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फर्म, यह बोला हो, इस जनरल प्रोसीजर बोला हो, दोनों में आपको सेम आंसर लिखना है। ये प्रोसेस लर्न कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोला जाता है इसको। फिर कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसकी डेफिनेशन भी बताई है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, बराबर। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी शॉर्ट नोट भी आती है, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद में पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और ये जो है आपने रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे जो बराबर पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्ट्रक्शन था ना, चैप्टर नंबर 4 उसमें लर्न किया था। फिर भी एक बार देख लेना, इसका रूल है जो अकाउंट, इन सभी को अकाउंट को क्लोज करना है, डिसोल्यूशन हो रहा है इसलिए, तो जिसका डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्लोज कैसे करेंगे, उसको हम क्रेडिट करके, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम डेबिट करके उसको क्लोज कर देंगे, शट डाउन कर देंगे हमेशा के लिए, बराबर। तो अब नेक्स्ट वीडियो से जो स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट्स, वो आपकी जर्नल एंट्रीज है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हेन असेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड एट द रियलाइजेशन अकाउंट, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करने के टाइम पे अब एक एडवाइस देता हूँ मैं आपको कि जितने भी हैं, लाइक इनकम हो, एक्सपेंस हो, असेट हो, लाइबिलिटी हो, प्रोविज़न हो, इन सभी का आपको प्रॉपर ओरिजिनल बैलेंस पता होना ज़रूरी है। जैसे असेट है तो असेट का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट, तो अगर हम असेट्स को क्लोज करेंगे तो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप अच्छे से समझ लेना, इतना अगर लर्न करके रखोगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि किसका ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, फिर भी आप एक बार अच्छे से लर्न करके आओ तो ज़्यादा बेटर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बराबर। अभी मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है, जितना बताया है, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला ही है, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं। सम्स इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाते, सम्स आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, आई क्लियरली टेलिंग यू। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से सम्स नहीं आते हैं, ओनली थियरी इज आस्क्ड। और ये चैप्टर 8 मार्क्स का है, 1 मार्क का MCQ, 1 मार्क का 1 लाइनर, 3 मार्क्स के थियरिकल 2 क्वेश्चंस, थियरिकल 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इतना अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।